relies on your pleading. अगर आपकी pleading अच्छी है और जुडिशियल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चलें, तो अगर आप मेंस एग्जाम में अगर आपको मान लीजिए जैसे कई स्टेट्स में रहता है कि आपको जजमेंट राइटिंग करनी होती है, तो जजमेंट राइटिंग करने में तो जजमेंट राइटिंग का जो क्वेश्चन रहता है ना, आपको वो ऑलमोस्ट 30, 35 या 40 मार्क्स का रहता है। तो उसमें व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू यू हैव टू फॉर्म अ प्लेंट, देन उसकी रिटन स्टेटमेंट, देन उस पे इश्यू, देन जजमेंट। तो अगर इफ यू हैव अ वेरी गुड कमांड, तो इन अ प्लीडिंग, तो आप जो हो, जो प्लेंट है उसको बहुत ही अच्छे से क्या कर सकते हो, ड्राफ्ट कर सकते हो। तो हमारा जो ऑर्डर 6 है सिविल प्रोसीजर कोड का, वो इसके साथ डील करता है कि प्लीडिंग्स क्या होती है। देखिए प्लीडिंग्स का लेमन लैंग्वेज में अगर आप बोलोगे तो प्लीडिंग्स इज नथिंग बट जस्ट कि आपके साथ क्या हुआ है, आप क्यों कोर्ट के सामने जा रहे हो, वो सारी बातें आपको उसमें मेंशन करनी होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक आइडिया ऑफ द प्लीडिंग। नाउ देखिए, जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, प्लीडिंग इज द फाउंडेशन फॉर एनी केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। देखिए, जो मैंने आपके साथ बात कही कि जो प्लीडिंग्स हैं आपकी, प्लीडिंग का सिंपल सा मीनिंग इतना सा है कि आप कोर्ट को क्या लिख के दे रहे हो प्लेंट में। ठीक है, प्लेंट क्या मतलब कि जब आपने फर्स्ट टाइम अपना केस किया, जो कोर्ट के सामने आपने कुछ भी रिटर्न जो है पेश किया, दैट इज योर प्लेंट। और प्लेंट कौन फाइल करता है, जिसका या तो सिविल राइट जो कोर्ट के सामने आया होता है किसी रिलीफ के लिए या किसी ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो दैट इज योर प्लेंट। तो क्या बोलता है, प्लीडिंग इज द फाउंडेशन फॉर एनी केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब सिविल कोर्ट में जो भी आपका केस होगा, उसकी सबसे पहले क्या है, बेसिक इज योर प्लीडिंग्स। ठीक है, देखिए, व्हाट इज माय पर्पस, व्हाट इज माय पर्पस कि आपको थोड़ा सा ये लेंथी, मतलब थोड़ा सा जैसे इंट्रोडक्शन देना या इससे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया देना, वो पर्पस सिर्फ इतना सा है कि सो दैट कि जब आप मेंस एग्जाम लिखो और वहां पे जो जजमेंट राइटिंग का जो क्वेश्चन है बेसिकली, या मान लीजिए ऑर्डर 6 पे आपको कभी भी किसी ने कुछ भी पूछा, तो देन यू कैन इजिली अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टू राइट देयर, कि आपको वहां पे क्या लिखना है। इसलिए ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अदरवाइज मैं क्या कर सकता हूँ, आपको स्ट्रेट अवे सेक्शन 6 में ले जाके वहां पे भी आपको बता सकता हूँ कि हाँ सेक्शन 6 ये बोलता है, ऑर्डर रूल 1 ये बोलता है, सेक्शन 6 रूल 17 ये बोलता है, 15 ये बोलता है। बट बेसिक आइडिया देखिए, जब कभी भी आपका कोई ऑर्डर हो, रूल हो, सेक्शन हो, किसी भी आपका कोई भी बैरेक्ट ले लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए लॉ का, अगर आपको उसकी सोल पता है कि व्हाट इज द लेजिस्लेचर का, जिन्होंने ये सीपीसी ड्राफ्ट किए हैं, तो उसका पर्पस क्या था उस सेक्शन को बनाने के लिए, तो आई डेफिनेटली श्योर यू कि आपको कभी भी क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड वेरी इजीली you can remind all the even rule and order and rule also। ठीक है, तो देखिए, it is back to the topic, it is a statement in a writing filed by the counsel of a plaintiff stating his contention on the case, on the basis of which the defendant shall file the written statement defending himself and explaining why the plaintiff contention should not prevail। देखिए सिंपल यहाँ पे इतनी सी बात हुई कि इसमें जो प्लेंटिफ क्या करता है आपका, अपना जो उसने वाद, जो उसने केस किया होता है, वो क्यों किया होता है उसके बारे में बताता है, उसको प्लेंट बोलते हैं। और उसको जो प्लेंटिफ ने जो बात किया, जो प्लेंटिफ ने जो बात कही, उसको क्यों ना अमल में लाया जाए, वो आपका डिफेंडेंट जब अपनी बात रखता है उसको रिटन स्टेटमेंट बोलते हैं। सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये ही आपकी क्या होती है, ये आपकी क्या होती है, दोनों प्लेडिंग्स होती है। नाउ sometime the plaintiff having filed his plaint may, with the leave of the court, file a statement, or the court may require him to file a written statement। In such a case, the written statement forms part of the plaintiff's pleading। ठीक है, देखिए कई बार क्या होता है कि कोर्ट से परमिशन ली जाती है कि हमें एडिशनल रिटन स्टेटमेंट देनी होगी, ये वो सो जब आप प्रैक्टिस में जाओगे, ये प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो वो भी आपकी क्या होती है, प्लीडिंग में इंक्लूड होती है। बेसिकली क्या है, देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता, आपसे ये पूछा जा सकता है प्रीलिमिनरी में कि प्लेंटिफ ने क्या किया, प्लेंटिफ हैविंग फाइल्ड हिज प्लेंट विद द लीव ऑफ द कोर्ट।
file a statement or the court may require him to file a written statement. तो इन सच केस द जो रिटन स्टेटमेंट जो आएगी उसमें, तो वो भी आपकी क्या आएगी, उसको भी जो प्लीडिंग में इंक्लूड किया जाएगा। कई बार ऐसे टेक्निकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको प्रीलिमिनरी में, तो थोड़ा सा आपको क्या है ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ सिमिलरली देयर आर केसेस इन विच द डिफेंडेंट हैविंग फाइल्ड हिज रिटन स्टेटमेंट, जैसे अगर कोर्ट की परमिशन से अगर ये रिटन स्टेटमेंट फाइल की, तो विद द लीव ऑफ द कोर्ट देन फाइल एंड एन एडिशनल रिटन स्टेटमेंट जब डिफेंडेंट ने दी, तो वो भी आपकी क्या होगी, दैट इज आल्सो बिकम अ प्लीडिंग। In such a case, the additional written statement also form a part of the defendant's pleading. Now, the first जो जिसे बोलते हैं ना कि फर्स्ट स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप है आपका सिविल प्रोसीजर का प्लीडिंग्स का, वो है ऑर्डर 6 रूल 1। ऑर्डर 6 रूल 1 स्टेट में आपका डिफाइन करता है कि प्लीडिंग्स क्या है। आपकी प्लीडिंग्स कुछ नहीं, जस्ट आपकी प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। The plaintiff written statement and the defendant's additional written statement are termed supplement pleading, जैसे वो पुरानी बात हो गई। बट जो ऑर्डर 6 रूल 1 है वो आपका डिफाइन करता है प्लीडिंग्स को, ठीक है। कई बार देखिए, मैं आपको फिर से बहुत इंपॉर्टेंट से आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। कई बार ये नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार क्या मैक्सिमम टाइम आप जब प्रिलिमिनरी एग्जाम दोगे, तो वेरियस स्टेट के जो भी एग्जाम आप चेक करोगे, तो उसमें पता क्या, उसमें क्वेश्चन क्या मेंशन होता है, उसमें क्वेश्चन ऐसा होता है कि प्लीडिंग इंक्लूड ऑप्शन नंबर ए योर प्लेंट, ऑप्शन नंबर 2 रिटन स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर 3 बोथ या नन ऑफ द अबव, देन द करेक्ट आंसर इज योर बोथ, ठीक है। नाउ रूल ऑफ द प्लीडिंग, देखिए रूल ऑफ द प्लीडिंग्स में क्या है आपका, द कि किस तरह आपकी जो है प्लीडिंग जो है आपकी होनी चाहिए कोर्ट में, उसके बारे में ये बात करता है। जस्ट अ मिनट। देखिए जो प्लीडिंग्स हैं आपकी, उसमें किस तरह से आप प्लीड किया जाता है, आपको उसके बारे में क्या रूल्स हैं आपके। देखिए द 4 वर्ड, अब देखिए जो मैं डिस्कस करूंगा ना, इस पे 1000 टाइम आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है। द 4 वर्ड विच कैन समराइज द रूल ऑफ प्लीडिंग इज प्लीड फैक्ट्स नॉट लॉ। ये बहुत ही सफिशिएंट है। ये आपका सिंपल सी बात करता है कि प्लीड व्हाट। देखिए ये जो है, जो मैंने आपको रेड कलर में यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है, ये क्या बताता है आपका, प्लीड फैक्ट्स नॉट लॉ। मतलब जब भी आप कोई भी प्लीडिंग करते हैं, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि प्लीडिंग्स में आपका फैक्ट्स आते हैं या लॉ आता है, या दोनों आते हैं, या ओनली फैक्ट्स आते हैं, तो आपका क्या करेक्ट आंसर है, ओनली फैक्ट्स, ठीक है। द काउंसिल, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना कि फैक्ट्स एंड लॉ दोनों आएंगे प्लीडिंग्स में, लॉ कभी भी प्लीडिंग्स में नहीं आता है, ठीक है। द काउंसिल ऑफ बोथ अ पार्टी, देखिए लॉ का मीन्स ये है कि आप वहां पे जब आपने प्लेंट दायर की कोर्ट में, तो आप वहां पे ये नहीं लिख सकते कि मान लीजिए किसी ने आपको डिस्पोजेस किया, आपको आपकी प्रॉपर्टी से किसी ने बाहर धकेला, तो ये नहीं बोल सकते हैं कि आपको कोर्ट को ये नहीं बोल सकते कि हाँ अंडर सेक्शन 6 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आप में हमारे को जो है दोबारा से पोजेशन में दिलाओ, या इस तरीके से नहीं लिखेंगे, जस्ट टाइटल लिखेंगे उसमें और नीचे फैक्ट लिखेंगे कि किस तरीके से आपको डिस्पोजेस किया। अभी हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए बेसिकली व्हाट इज द पर्पस, व्हाट यू हैव टू प्लीड इन द कोर्ट, प्लीड फैक्ट्स नॉट लॉ। मतलब सिर्फ आपको क्या प्लीड करना है, सिर्फ फैक्ट प्लीड करने हैं, ना कि लॉ नहीं, ठीक है। नाउ द काउंसिल ऑफ द बोथ पार्टी शुड ओनली प्रोजेक्ट द फैक्ट इन देयर रिस्पेक्टिव केस रादर देन सजेस्टिंग ऑन द लॉ applicable in the particular case, ठीक है। The gain a crystal clear understanding of the same rules can be studied in a two part, that is देखिए बेसिक फंडामेंटल रूल्स एंड पर्टिकुलर और अदर रूल। देखिए ये जो टाइप्स में डिवाइड करके रखा हुआ है, तो जो आपका बेसिक फंडामेंटल रूल्स हैं वो क्या है आपके, देखिए बेसिक फंडामेंटल रूल्स आर डिस्कस्ड इन द सब रूल 1 ऑफ द रूल 2 ऑफ ऑर्डर 6 of the Code of Civil Procedure 1908.
समराइजिंग द प्रोविजन द बेसिक रूल ऑफ प्लीडिंग आर, देखिए क्या बोलता है, फैक्ट शुड बी प्लीडेड अपॉन एंड नॉट द लॉ। क्या मतलब हुआ इसका, कि आपका जो है, जो फैक्ट है, जो प्लेट है, उसमें सिर्फ आपको ये रिटन स्टेटमेंट है। देखिए मैंने अभी आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू व्हाट इज प्लीडिंग। प्लीडिंग मींस आपकी प्लेट और रिटन स्टेटमेंट। तो जब भी प्लीडिंग की बात अगर मैं बोलूं आपके साथ, तो यू हैव टू बी कीप इन योर माइंड कि मैं रिटन स्टेटमेंट की बात भी कर रहा हूं और किसकी बात कर रहा हूं साथ में, आई एम टॉकिंग अबाउट विद यू प्लेट। मतलब प्लीडिंग इंक्लूड्स प्लेट एंड रिटन स्टेटमेंट, ठीक है। तो क्या बोलता है ये कि फैक्ट शुड बी प्लीडेड अपॉन एंड नॉट द लॉ। मतलब जब कभी भी आप प्लेट दायर कर रहे हो या रिटन स्टेटमेंट दे रहे हो, तो देन यू हैव टू बी ओनली मेंशन फैक्ट, वहां पे आपको लॉ देने की जरूरत नहीं है। देखिए बेसिकली मेरा, मैं इस जो एक ये लाइन है, फैक्ट शुड बी प्लीडेड अपॉन एंड नॉट द लॉ, इसके ऊपर एम्फेसिस क्यों कर रहा हूँ, इसके ऊपर जोर क्यों दे रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये पूछी जाती है, ये हर बार आपसे पूछी जाएगी। दिस वाज द फर्स्ट हेल्ड इन द केस, देखिए केदार लाल वर्सेस हरिलाल, वेरी फेमस केस। इसमें क्या बोला था, वेरी वाज हेल्ड दैट द पार्टीज आर अंडर द ड्यूटी टू स्टेट द फैक्ट ऑन विच दे आर क्लेमिंग देयर कंपनसेशन, ठीक है। The court shall apply the law as per the stated fact to render the judgment. One should not assert or apply any law for claiming right on the stated fact. क्या मीनिंग हुआ इसका, देखिए कि मान लीजिए आप कुछ प्लीड कर रहे हो, तो आप कोर्ट को ये नहीं बोल सकते हो कि अंडर दिस सेक्शन या अंडर दिस लॉ आप मेरे को ये देना पड़ेगा। आपका काम है कोर्ट के सामने क्या रखना, फैक्ट रखना, कि somebody disposes me from their property, या somebody मतलब जहां पे मेरी प्रॉपर्टी का राइट है वो मुझे मिलना चाहिए, मेरे भाइयों ने मुझे नहीं दिया, या किसी ने मतलब जो बिल की है वो फॉर्ज की है, कोई भी सिविल केस ले लीजिए आप। आपका क्या मनी, आपका क्या मतलब व्हाट इज द अल्टीमेट प्रोसीजर, या व्हाट इज द अल्टीमेट मोटिव, कि आप किस तरीके से उसको जो है कोर्ट में फाइल करोगे। सिंपल आपको वहां पे फैक्ट रखने हैं, ना कि कानून बताना है कोर्ट को। और कोर्ट क्या करता है, कोर्ट अप्लाई करेगा उसके ऊपर, जो आपने फैक्ट बताए हुए हैं उसके ऊपर आपका जो रिलीफ आपने जो क्लेम किया है कोर्ट में, क्या आपके फैक्ट के हिसाब से क्या आपको वो रिलीफ दे सकता है कोर्ट एज पर द लॉ। तो काम क्या है आपका, सिर्फ आपको फैक्ट मेंशन करने हैं, ना कि लॉ मेंशन करना है, ठीक है। नाउ मटेरियल सेकंड क्या आया आपका, मटेरियल फैक्ट शुड बी प्लेटेड। जब भी आप, ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ वहां दाएं बाएं की सारी बातें लिख रहे हो उस पे, ऐसा नहीं है। ओनली आपको क्या करना, मटेरियल फैक्ट्स। मटेरियल फैक्ट्स का मीनिंग क्या होता है, देखिए जो सेकंड रूल है, द सेकंड बेसिक रूल इज टू प्रेजेंट फैक्ट विच आर मटेरियल ओनली। immaterial facts shall not be considered. The question arose in the court of law, देखिए what is the actual scope of the material fact, कि कब ऐसा माना जाएगा कि ये मटेरियल फैक्ट है और ये मटेरियल फैक्ट नहीं है। तो देखिए इन द केस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सीताराम, इन द केस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सीताराम, द मटेरियल फैक्ट, द मटेरियल फैक्ट will be inclusive of all those facts upon which the plaintiff's counsel will claim damages or right as the case may be, or the defendant will put forth his defense। क्या मीनिंग हुआ इसका, कि मटेरियल फैक्ट आपके वो हैं जिसको, जिसके बेस पे प्लेंटिफ क्या करता है, प्लेंटिफ का काउंसिल क्या करता है, क्लेम करता है जो भी डैमेजेस हुई हैं उसके राइट को, या कोई सॉरी ये डैमेजेस हुई है प्लेंटिफ को या राइट को, या उसके राइट इन्फ्रिंज हुआ है, ठीक है। एंड डिफेंडेंट विल पुट फोर्थ हिज डिफेंस, और जिन फैक्ट के ऊपर डिफेंडेंट क्या करता है, अपना डिफेंस रिलाई करता है। In nutshell, facts which will form the basis for claiming a right or a compensation by the plaintiff or prove the defendant's defense in the written statement will fall under the ambit of a being material। सिंपल सी बात है, मटेरियल फैक्ट आपके वो फैक्ट हैं जिनके ऊपर जो है प्लेंटिफ अपनी प्लेंट को रिलाई करता है रिलीफ के लिए, और डिफेंडेंट अपने डिफेंस को रिलाई करता है, ताकि जो प्लेंटिफ ने क्लेम किया है वो उसको ना मिले, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज एविडेंस शुड नॉट बी इंक्लूडेड व्हाइल प्लीडिंग। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कभी भी आप प्लीड कर रहे हो वहां पे आपको क्या देना है। देखिए सिंपल आप अपने माइंड में रख लीजिए, व्हेनेवर यू गोइंग टू फाइल अ
case, then what you have to plead, only you have to plead that is your fact. You have to plead a law, never you have to plead a what? Evidence. Okay? It says that pleading should contain a statement of a material fact on which the party relies, but not the evidence by which those facts are to be proved. क्या बोल रहा है? It says pleading should contain a statement of material fact. अभी हमने डिस्कस किया कि material fact क्या होते हैं, सिर्फ वो ही होने चाहिए उसमें, ना कि एविडेंस जिनके ऊपर जो है प्लेंटिफ क्या करता है, रिलाई करता है. ठीक है. अब देखिए, अब वो फैक्ट तो फैक्ट है ना, फैक्ट तो फैक्ट, बट कौन से फैक्ट जो हैं वो देने होंगे. फैक्ट्स, there are two types of a fact. One is your facta provenda and one is your facta provincia. The fact which need to be proved, fact by which a case is to be proved. तो देखिए क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन जो है आपको थाउजेंड टाइम पूछा जाता है कि what is facta provenda and what is your facta provincia. देखिए, इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, फैक्टा प्रोवेंडा का सिंपल सा मीनिंग है ऐसे फैक्ट जिनको जो है आपको प्रूव करना है. ठीक है. और फैक्टा प्रोविंशिया, ऐसा फैक्टा प्रोविंशिया का मीनिंग क्या हुआ, फैक्टा प्रोविंशिया आपका क्या होता है, फैक्टा प्रोविंशिया सिंपल मीनिंग फैक्ट बाय विच अ केस इज टू बी प्रूव, मतलब ऐसे एविडेंस जो आप बाद में देते हो, जो इसको बोलते हैं एविडेंस, इट मे बी अ डॉक्यूमेंट्री, इट मे बी ऑरल, तो वो जो एविडेंस दोगे उसको क्या बोलते हो, फैक्टा प्रोवेंशिया. तो वो आपको प्लेंट में मेंशन नहीं करनी है. ठीक है. ओनली फैक्टा प्रोवेंडा शुड फॉर्म द पार्ट ऑफ द प्लीडिंग. क्या मतलब हुआ, ओनली फैक्टस प्रोवेंडा, मतलब जब भी आप प्लीड करते हो तो सिर्फ आपको फैक्टा प्रोवेंडा देनी है, मतलब द फैक्ट विच विच नीड टू बी प्रूव. ठीक है. ना कि आपको एविडेंसेस देने होंगे. The material fact on which the plaintiff relies for his claim or the defendant relies for his defense are called the facta provenda. ठीक है. And they must be stated in the plaint or in a written statement as the case may be. So what we have discussed, what we have to plead, only facta provenda. कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्लेंट में क्या प्लीड होता है, फैक्टा प्रोवेंडा या फैक्टा प्रोविंशिया. What is then the correct answer is your facta provenda, not facta provincia. Fact in concise manner should be presented. देखिए, जब कभी भी आप प्लेंट को दायर कर रहे हो या प्लीड कर रहे हो तो बड़े कंसाइज में होने चाहिए. सिंपल, compressed and crisp presentation must be adhered while presenting the pleadings. At the same time, it must be kept in mind that in order to maintain a brevity of fact, one should not miss out on important fact in the case of pleading. सिंपल यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जब कभी भी आप प्लीड कर रहे हो कोर्ट के सामने, whenever you pleading before a court, then आपकी जो प्लीडिंग है वो कैसी होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए. ऐसा नहीं हो कि इरेलेवेंट मटेरियल आप उसमें डाल रहे हो, बट ऐसा नहीं कि इतनी कंसाइज हो जाए कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप उसमें डालो ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. ठीक है. नाउ पर्टिकुलर अदर रूल, देखिए ये पर्टिकुलर अदर रूल्स, इसमें जैसे टाइम होना चाहिए, डेट होनी चाहिए, शुड बी स्टेटेड, का फ्रॉड हुआ है, मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है, ब्रीच हुई है. ठीक है. जनरल डिपार्चर फ्रॉम द प्लीडिंग इज नॉट परमिसिबल एंड एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट. नो पार्टी कैन राइज एनी ग्राउंड ऑफ द क्लेम और कंटेन एनी एलिगेशन ऑफ अ फैक्ट इनकंसिस्टेंट विद हिज प्रीवियस प्लीडिंग. ठीक है. जैसे नॉन परफॉर्मेंस हो रही है कहीं पे, तो कोई कंडीशन प्रेसिडेंट थी. ठीक है. ये सारा आपका, इफ द ऑपोजिट पार्टी डिनाइज द कॉन्ट्रैक्ट, it will be held as a denial of the fact of the contract and not its validity, enforceability and legality. ठीक है. Now, whenever malice, fraudulent intention, knowledge or other condition of the mind of a person is a material, so it may be alleged in the pleading only as a fact without setting out the circumstances from which it is to be inferred. सिंपल सा मीनिंग क्या है इसमें कि जो आपकी बेसिक जो फैक्ट्स हैं वो आप सारे के सारे आपको क्या करने पड़ेंगे, प्लीड करने पड़ेंगे. ठीक है. जैसे अब 6 में नंबर में देखिए, अनलेस द फैक्ट्स आर मटेरियल देयर इज अ नो नीड फॉर द फैक्ट्स टू बी स्टेटेड इन वर्बेटिम. ठीक है. प्लीडिंग शुड ओनली स्टेट द गिविंग ऑफ अ नोटिस व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू गिव a notice or condition precedent.
without disclosing the form or a manner of such notice or giving detail of any circumstances from which the form of the notice can be determined unless the same is material. Implied relation between the person और a contract, मतलब आपको वो सारी की सारी चीजें प्लेडिंग में मेंशन करनी पड़ेगी जिनके ऊपर जो आप रिलाई कर रहे हो, ठीक है। A party to the suit shall provide with this and the opposite party address। देखिए ये सारी की सारी कंडीशन मैंने मेंशन करी हुई है, आप इसके गो थ्रू कर सकते हो। Each and every pleading need to be proved by making an affidavit by the party or other person who is acquainted by the facts stated in the pleading, ठीक है। अब प्लीडिंग में भी ऑर्डर, देखिए ये जो चीजें है ना, ये आपकी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या है, प्लीड करना है। अगर आप इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप प्लीड करते हो, देन आई अश्योर यू, यू विल नेवर नेवर एवर डिफीट इन योर केस। A pleading may be ordered to be struck out by the court of law if it feels same in a scandalous, frivolous, unnecessary order। 6, अभी देखिए हम ये इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो these are the some basics rules you can go through in very easily, ठीक है। Now देखिए वेरिफिकेशन ऑफ अ प्लीडिंग, ये आपके कुछ रिसेंट जो है आपकी अमेंडमेंट्स हुई है सीपीसी में कि जब कभी भी अगर प्लीडिंग अब फाइल होती है तो उसमें आपका क्या क्या नेसेसरी चीजें हैं। देखिए जैसे वेरिफिकेशन ऑफ अ प्लीडिंग, ये बोलता है आपका every pleading shall be verified at the foot by the party or by one of the party pleading or by some other person proved to the satisfaction of the court to be acquainted with the fact of the case। मतलब देखिए कि जो पार्टी जो है केस कर रही है या जो पार्टी जो है डिफेंस अपना रख रही है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसके फुट में उसको वेरीफाई करना पड़ता है अपने को, ठीक है। ऑर्डर वेरिफिकेशन के बारे में कौन बोलता है, आपका ऑर्डर 6 रूल 15, ठीक है। तो अब ऑब्वियस है, अब आपने कुछ लिखा हुआ है तो उसको वेरीफाई किया जा सके, ठीक है। तो ऑर्डर 6 रूल 15 जो है वो बोलता है कि आपकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। और कौन करेगा, जो है प्लीड कर रहा है। अगर बहुत सारे प्लीडर हैं, मतलब बहुत सारे प्लेंटिफ हैं या बहुत सारे डिफेंडेंट हैं, तो उनमें से कोई एक या सभी जो कि वेल एक्वेंटेड है किसके साथ, फैक्ट के साथ, ठीक है। द पर्सन वेरीफाइंग शैल स्पेसिफाई बाय रेफरेंस टू द numbered paragraph of the pleading what he verifies of his own knowledge and what he verifies upon information received and believed to be true। देखिए अब प्लेंटिव को वेरिफिकेशन में क्या लिखना होता है, सिंपल इतना कि उसके नॉलेज के हिसाब से कौन कौन से पैरे जो हैं करेक्ट हैं और कौन कौन से चेहरे जो हैं, कौन कौन से पहरे जो हैं जिनको जी वो इंफॉर्मेशन जो इधर उधर से मतलब या एडवोकेट जो उसको सजेस्ट करेगा उसके बिहाफ पे वो ट्रू है, ठीक है। नाउ द वेरिफिकेशन शैल बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट एंड शैल स्टेट द डेट ऑन व्हिच एंड प्लेस एट व्हिच इट वाज साइंड। सिंपल, जब कभी भी प्लीडिंग अगर वेरीफाई कर रहे हो तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, उसमें वहां आपको मेंशन करना पड़ेगा डेट और टाइम, ठीक है। द पर्सन वेरीफाइंग द प्लीडिंग shall also furnish an affidavit in support of his pleading। देखिए ये बहुत जरूरी है कि जब कभी भी प्लेंटिफ अगर अपना चाहे वो रिटन प्लेंट दे चाहे वो रिटन स्टेटमेंट दे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको उसके साथ प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट के साथ अपना क्या करना पड़ेगा, एफिडेविट जो है लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीडिंग्स का मतलब समझ गए ना। ऑर्डर 6 देखिए यहाँ पे क्या है, कई बार क्या बोलते हैं, कई जगह आपने सुना होगा कि रिटन स्टेटमेंट के साथ एफिडेविट नहीं लगता है, बट इट इज नेसेसरी बिकॉज ऑर्डर 6 रूल 1 क्या बोलता है, प्लीडिंग इंक्लूड रिटन स्टेटमेंट प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। अब जहाँ पे जब ऑर्डर 6 रूल 15 सब रूल 4 में जब ये मेंशन है द पर्सन वेरीफाइंग दैट प्लीडिंग, प्लीडिंग प्लीडिंग का क्या मतलब है, यहाँ पे आप प्लेंट ले लो चाहे रिटन स्टेटमेंट ले लो, shall also furnish an affidavit, ठीक है। नाउ अब बात आ गई, अब मान लीजिए कि कोर्ट को ऐसा लगता है कि, कोई जो केस जिसमें कोई मतलब प्लेंट है या स्टेटमेंट है उसमें कुछ ऐसी प्लीडिंग हो गई है जो कि अननेसेसरी है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, स्कैंडलस है, फ्रिवलस है, वेक्सेशियस है, ठीक है।
या मतलब वो जस्ट की जो केस, जो कोर्ट के सामने जो केस है उसको डिले करने के लिए या एम्बेरस करने के लिए वो फाइल हुई है, मतलब वो मेंशन की हुई है, या कोर्ट की जो प्रोसेस है उसको अब्यूज किया जा रहा है, तो देन कोर्ट, कोर्ट कौन हो? यू आर द सिविल जज। आपको पता होना चाहिए, ये आपकी पावर है। जब कभी भी आपके सामने कोई ऐसा केस आ गया जिसमें आपको लगता है कि जो प्लीडिंग हुई है दीज आर इरेलेवेंट, अननेसेसरी, वेक्सेशियस, या जस्ट मतलब कि कोर्ट की जो प्रोसेस है, सिविल प्रोसेस है, उसको अब्यूज कर रहे हैं, उसके लिए क्या है आपकी ये आपका आपके पास पावर दी है कि आप क्या कर सकते हो कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग ऑर्डर टू स्ट्रक आउट। तो मतलब जो प्लीडिंग्स जो है उसको क्या कर सकता है? स्ट्रक आउट कर सकता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी पावर है। और मतलब इतनी बड़ी पावर, मतलब आप जो प्लीडिंग्स जो आपके सामने है, अगर आपको लगता है if you become a civil judge, obviously you all are a future civil judge who are preparing for the judicial exam, तो अगर आपको लगता है कि ये इरेलेवेंट है, वेक्सेशियस है, मतलब जिसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है, कि जो जो रिलीफ जो क्लेम कर रहा है उसके साथ कोई रेलेवेंस नहीं है, जस्ट कि जो दूसरा पर्सन है उसको हरास कर रहा है, ये जो कोर्ट की जो प्रोसेस है उसको अब्यूज कर रहा है, तो क्या है आपका जो ये आप ऑर्डर 6 रूल 16 में आपके पास पावर है कि आप जो है कोई भी प्लीडिंग को क्या कर सकते हो? स्ट्राइक आउट कर सकते हैं। नाउ दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट इज योर अमेंडमेंट ऑफ अ प्लीडिंग। अब देखिए, एक नॉर्मल सी अगर लैंग्वेज में आपको बताऊं तो एवरी पर्सन इज, नो वन इज अ परफेक्ट। ठीक है, किसी ना किसी की गलती हो जाती है। अब मान लीजिए कि आपकी जो प्लीडिंग हुई, जैसे प्लेट या रिटन स्टेटमेंट, तो उसमें कुछ आपने ऐसे फैक्ट मेंशन कर दिए या क्लरिकल एरर की वजह से आप जो हो क्या कर सके, आप मतलब कुछ आपने रॉन्ग मिस इंटरप्रेट कर दिया। जैसे आपने, जैसे कोई कोई केस हुआ, आपने प्रॉपर्टी में मेंशन करना था जैसे 33 मेंशन करना था, तो इंस्टेड ऑफ 33 वहां पे 30 मेंशन हो गया या 88 मेंशन हो गया। तो क्या आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो? आप बिल्कुल चेंज कर सकते हो, क्योंकि कोर्ट ने, सिविल प्रोसीजर कोड ने आपको पावर देके रखी हुई है कि आप जो है अपनी प्लीडिंग को कभी भी चेंज कर सकते हो। बट कंडीशन है, प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है देखिए, अभी हम पढ़ते हैं। रूल 17 एंड 18 ऑफ द ऑर्डर 6 ऑफ अ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 डील विद द अमेंडमेंट ऑफ अ प्लीडिंग। मतलब जब कभी भी आपकी प्लीडिंग, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, प्लीडिंग की बात हो रही है तो इसका क्या मतलब है? आप प्लेंट को तो अमेंड कर सकते हो, इवन रिटन स्टेटमेंट को भी अमेंड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी रिटन स्टेटमेंट में कोई गलती होती हो है तो भी आप उसको क्या कर सकते हो? अमेंड कर सकते हो। दिस प्रोविजन एम टुवर्ड अचीविंग जस्टिस इन द सोसाइटी। बेसिकली पर्पस क्या है कि अमेंडमेंट करके जो है मल्टीप्लिसिटी ना हो सूट की। देखिए थोड़ा सा अभी इलेबोरेट करते हैं रूल 17 को। रूल 17 ऑफ द कोड ऑफ सीपीसी 1908 प्रोवाइड दैट ईदर पार्टी, ध्यान से सुनिएगा, इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि जो अमेंडमेंट ऑफ द प्लीडिंग है, क्या वो पार्टी की एप्लीकेशन से ही होती है या कोर्ट सू मोटो भी कर सकता है? तो देखिए आंसर क्या है। 1908 provides either parties may be ordered to amend or alter his pleading at any stage of the proceeding in such manner which shall be fair and just, and allow amendment when necessary so as to determine the exact controversial question between the parties। ठीक है, मतलब कि किसी भी स्टेज में, अब देखिए कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि क्या अपीलेट स्टेज में भी आपकी अमेंडमेंट हो सकती है? तो देन करेक्ट आंसर इज यस, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स, देखिए ना कि ट्रायल। प्रोसीडिंग्स का क्या मतलब हुआ? इट मे बी ना फर्स्ट अपील, या आपके जो केस है चाहे वो फर्स्ट अपील में, सेकंड अपील है, तो प्रोसीडिंग्स का क्या मतलब है? इंक्लूडिंग सारी की सारी, जब तक आपका जो चल रहा है केस की प्रोसीडिंग, तो उसमें सब इंक्लूड हो गए। तो मतलब चाहे वो आपका ट्रायल स्टेज में आप इश्यू में हो या आर्गुमेंट में हो, चाहे अपील स्टेज में हो, तो आप क्या कर सकते हो? अपनी जो प्लेडिंग्स है उनको अमेंड कर सकते हो। ठीक है, बट देखिए प्रोवाइडेड कंडीशन है यहाँ पे, प्रोवाइडेड दैट नो एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट शैल बी अलाउड आफ्टर द ट्रायल हैज कमेंस्ड। देखिए बट कोई भी जो है अमेंडमेंट जो है, अगर एक बार ट्रायल शुरू हो गया तो फिर आपकी अमेंडमेंट जो है वो अलाउ नहीं होगी। क्यों? अनलेस द कोर्ट कम टू द कंक्लूजन, क्या बोल रहा है
unless the court come to the conclusion that in spite of the due diligence the party could not have raised the matter before the commencement of the trial. अगर पार्टी ने जो है जिस मैटर के लिए वो जो अमेंडमेंट जो चाह रही है वो ट्रायल से पहले जो है उसने नहीं उठाया, ठीक है। नाउ ऑन द अदर हैंड, देखिए रूल 18 आता है फिर आपका, ऑन द अदर हैंड द रूल 18 डील्स विद द इशू ऑफ अ फेल्योर ऑफ अमेंडिंग द प्लीडिंग। अब मान लीजिए कोर्ट ने बोल दिया कि चलो भाई आप जो है प्लीडिंग को अमेंड करो, बट आप क्या कर रहे हो, उस प्लीडिंग को अमेंड ही नहीं कर रहे हो, तो देन कोर्ट के पास क्या ऑप्शन है, कोर्ट बोलता है, कोर्ट को पावर दे के रखी हुई है कि अगर कोई भी पार्टी विद इन 14 डेज, अगर आपने 14 दिन के अंदर जो है, या तो कोर्ट अपने आप खुद क्या करेगा, टाइम देगा कि भाई विद इन 1 मंथ जो है आप अमेंडेड प्लेट या अमेंडेड इंस्ट्रूमेंट को दायर करो। अगर कोर्ट ने कोई टाइम नहीं दिया तो विद इन 14 डेज आपको मेंशन करना पड़ेगा, सॉरी विद इन 14 डेज यू हैव टू क्या, विद इन 14 डेज आपको आपकी जो अमेंडेड प्लेट है या अमेंडेड रिटन स्टेटमेंट है जो कि आपको ऑर्डर 6 रूल 17 में अलाउ करके रखी है कोर्ट ने, आप उसको मेंशन कीजिए। अगर आप नहीं करते हो तो क्या आपका he shall not be permitted to amend after the expiration of such limit, तो आपका जो अमेंडमेंट का जो ऑर्डर है कोर्ट का वो क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं देगा। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीलिमिनरी एग्जाम में कि जब कोर्ट जो है ये नहीं बताता है, मेंशन नहीं करता है कि आपको जो है जो आपकी अमेंडेड प्लीडिंग्स हैं, वो जैसे अमेंडेड प्लीडिंग्स का क्या मतलब है, प्लेट या रिटन स्टेटमेंट, तो उसको कितने दिनों में जो है दायर करना पड़ता है, तो दैट इज योर 14 डेज। such 14 days the case may be unless the time is extended by the court, अगर कोर्ट चाहे तो टाइम उसको एक्सटेंड भी कर सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लीडिंग्स and I hope you all enjoy it and thanks for giving your valuable time. Please do like, share and subscribe our YouTube channel जो मेंशन करके नीचे रखा है, दैट इज लकी लॉ। प्लीज डू शेयर विद द अदर, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ इसको शेयर करो, क्योंकि ये जो बेसिक जो पर्पस है हमारा, ये उन नीडी बच्चों के लिए है जो कि कोचिंग नहीं ले सकते हैं आपके, या हैवी अमाउंट नहीं पे कर सकते हैं, तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशली जुडिशरी के लिए कि किस तरीके से तैयारी की जाती है, किस तरीके से लिखा जाता है, क्या लिखना चाहिए उसके बारे में है। तो प्लीज डू लाइक शेयर अवर चैनल, लकी लॉ से यूट्यूब में है, और इसको जो अपने अदर फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। सून हम जो नए टॉपिक के साथ बैक आएंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।